कमला देवी की आंखें हमेशा उसी पुरानी खिड़की पर अटक जाती थीं, जहां से सुबह की हल्की धूप भीतर आती और कमरे की धूल भरी दीवारों पर सोने जैसा रंग भर देती। ये घर पहले कभी इतना शांत नहीं था। जब उनके पति मोहनलाल जिंदा थे, तो यही घर हंसी, बातचीत, चाय की खुशबू और रेडियो के पुराने गानों से भरा रहता था। परंतु समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। अब यह घर एक मंदिर की तरह शांत था। ऐसी खामोशी जो सुकून नहीं देती, बल्कि भीतर तक काटती चली जाती थी। मोहनलाल के गुजर जाने के बाद कमला अकेली पड़ गई थी। इसीलिए जब बेटा अभिषेक और उसकी नई नई दुल्हन रिया ने उन्हें साथ रहने का आग्रह किया, तो कमला के मन में हल्की सी राहत की लहर उठी थी। उन्हें लगा था कि अब परिवार फिर से एक साथ हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा था कि कभी कभी साथ रहना भी दूरियों को खत्म नहीं करता, बल्कि बढ़ा देता है। रिया देखने में सुंदर थी, आधुनिक थी, स्मार्ट थी, लेकिन व्यवहार में कुछ ऐसा था जो कमला को भीतर ही भीतर असहज करता था। शुरू शुरू में रिया ने खूब मिठास दिखाई। मम्मी जी, ये लीजिए चाय। मम्मी जी, आज मैं आपके लिए हलवा बनाऊंगी। ऐसी बातें सुनकर कमला को लगा था कि बहू बेहद संस्कारी है। मगर विवाह के 3 महीने भी नहीं बीते थे कि रिया की आवाज में वही मिठास धीरे धीरे गायब होने लगी। अब वह बात करते समय अधैर्य दिखाती, चेहरे पर नखरे होते और कई बार ऐसे ताने मारती जिनका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन दिल पर चोट जरूर होती। कमला सब कुछ चुपचाप सहती रही। उन्हें आदत थी चुप रहने की। उम्र के साथ उन्होंने सीखा था कि घर की शांति बातों से नहीं, बल्कि चुप्पी से मिलती है। लेकिन इस बार उनकी चुप्पी किसी को शांति नहीं दे रही थी, बल्कि वही चुप्पी रिया को सबसे अधिक चिढ़ाती थी। एक सुबह कमला बाथरूम में गई, तो फर्श पर हरे रंग का एक छोटा सा दाग नजर आया। दाग इतना छोटा था कि शायद कोई और इसे नोट भी ना करता, लेकिन कमला की नजरें छोटी से छोटी चीज भी पकड़ लेती थीं। उन्होंने झुककर उसे देखा। एक अजीब सी कच्ची गंध थी, जो एक पल के लिए नथुनों में चुभ गई। उन्होंने बढ़ती उम्र की वजह से आंखें झपकाईं और मन में सोचा कि शायद पाइप से काय निकली होगी। ये सोचकर वे बाहर आईं और रिया को बताया, बहू, बाथरूम में कुछ हरा सा दाग है, शायद पाइप में सीलन है, जरा देख लेना। रिया खाना बनाते बनाते अचानक झुंझला उठी। मम्मी जी, आपको तो बस कुछ ना कुछ परेशानी चाहिए, हर दिन नया मसला। एक दाग से क्या हो जाएगा? कमला हल्का सा मुस्कुराकर चुप रह गई, पर भीतर कहीं एक कमजोरी सी महसूस हुई। वह रसोई में बैठी रिया को देखती रही। उनके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं सच में परेशान करती हूं, या बहू ही बदल गई है? अभिषेक उस समय बाहर था। कमला जानती थी, अगर वे इसे बताती तो वह दो बातें सुनकर कह देता, मां, रिया पर मत जाओ, वह थक जाती है, और बात वहीं खत्म हो जाती। पिछले कुछ दिनों से कमला को चक्कर आने लगे थे। कभी सिर घूमने लगता, कभी दिल भारी होता। उन्हें लगा शायद उम्र का असर है, लेकिन एक बात उन्हें परेशान कर रही थी। यह सब तब से शुरू हुआ था जब बाथरूम में अजीब बदबू बढ़ने लगी थी। एक शाम उन्होंने पानी से नहाते वक्त देखा कि पानी का रंग बिल्कुल साफ नहीं था, जैसे उसमें धुंधली सी परत तैर रही हो। उन्होंने रिया को फिर बताया, बहू, नल का पानी भी साफ नहीं आ रहा। रिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, मम्मी जी, आपको हर चीज में कमी दिखती है। यहां सब ठीक है, आप डॉक्टर को दिखा लें, आपको ही कोई दिक्कत होगी। और वह चल दी। कमला के दिल को यह बात चुभ गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें अनदेखा नहीं, बल्कि छोटा कर दिया हो। उस रात जब कमला अपने कमरे में थी, उन्हें बाहर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। रिया और अभिषेक कमरे में बात कर रहे थे, बहुत धीमे, लेकिन शब्द तेज थे। वो अगर फिर से पूछने लगी तो? रिया की आवाज थी, तुम बस शांत रहो, हम देख लेंगे। अभिषेक ने कहा, समय बहुत कम है, अगर उसे पता चल गया तो? नहीं चलेगा, तुम बेवजह डरती हो। कमला ने यह सब सुना और उनकी रगों में ठंडक दौड़ गई। क्या था ऐसा जिसे उनसे छिपाया जा रहा था? अगले 2 दिनों तक घर में माहौल और अजीब हो गया। रिया अब उनसे नजरें भी नहीं मिलाती थी। अभिषेक काम में व्यस्त था,
पर उसकी आवाज में भी एक अजीब सी कठोरता आ गई थी। तीसरे दिन सुबह कमला ने फिर देखा, बाथरूम में हरे दाग बढ़ गए थे। गंध इतनी तेज थी कि उन्हें सांस तक लेने में मुश्किल होने लगी। उन्हें अपना सीना भारी महसूस हुआ, कमर में दर्द, आंखों में जलन, सब कुछ जैसे एक ही जगह से हो रहा था। उन्होंने हिम्मत करके रिया से कहा, बहू, यह सिर्फ दाग नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। बाथरूम का हाल हर दिन खराब होता जा रहा है। यह सुनते ही रिया अचानक पलटी और तेज आवाज में बोली, बस, अब बहुत हो गया। मम्मी जी, आप अगर चाहती हैं तो आप अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लीजिए। यहां आपको परेशानी ही दिखती है। कमला का दिल बैठ गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि रिया इतना कठोर बोल देगी। अभिषेक भी कमरे से बाहर आया। उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि रिया, ऐसा मत कहो। नहीं, उसने सिर्फ रिया के कंधे पर हाथ रखा और कमला से बोला, मां, आप भी हर बात का मुद्दा बनाती हैं। रिया ठीक कह रही है। कमला की आंखों में नमी आ गई। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनके भीतर कुछ टूट चुका था। डर, अपमान और अकेलापन, तीनों मिलकर उन्हें अंदर से खोखला कर रहे थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली डर अभी बाकी था। उनकी नजरें अचानक बाथरूम के दरवाजे पर ठहर गईं और उन्हें लगा जैसे वह दरवाजा कोई राज छिपा रहा है। एक ऐसा राज जो जल्द ही इस शांत घर की दीवारें हिला देगा। अगली सुबह कमला देवी की नींद एक तीखी, अजीब सी बदबू से खुली। ऐसा लगा जैसे कोई नमी में सड़ा हुआ रासायनिक घोल हवा में घुल रहा हो। वह धीमे से उठी, आंखें मलते हुए बाथरूम की ओर बढ़ी और जितना करीब जाती गईं, उतनी ही वह गंध तेज होती गई। उन्होंने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा तो अचानक उनका सिर भारी हो गया। फर्श पर हरे दाग पिछले दिनों की तुलना में ज्यादा फैल गए थे। अब वे गोल गोल फैलकर लगभग आधा हिस्सा घेर चुके थे। दीवार के निचले कोने में भी हल्का सा हरा चकत्ता बन गया था। कमला ने हाथ बढ़ाकर दीवार छुई। वह हल्की सी गीली थी। उनके पंजों में ठंडक दौड़ गई। इतनी जल्दी दीवार इतनी सीलन से कैसे भीग सकती है? उन्होंने खुद से पूछा। यह सामान्य पाइप लीक की बात नहीं लग रही थी। जैसे ही उन्होंने गंध भरी हवा में एक गहरी सांस ली, उन्हें चक्कर आने लगा। हाथ दीवार पर टिका दिया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य बोझ धीरे धीरे उनके शरीर पर बैठ रहा हो। उनका सिर भारी हुआ, आंखें धुंधली पड़ने लगीं। एक पल को उन्हें लगा कि वो वहीं गिर ना जाए। किसी तरह बाहर आकर उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही गहरी सांसें लीं, पानी पिया, पर उस पानी में भी हल्की धातु जैसी गंध महसूस हुई। वह घबरा रही थीं, पर समझ नहीं पा रही थीं कि ये सब क्या हो रहा है। क्या यह वही उम्र का असर है जिसका सब डॉक्टर हवाला देते हैं? रिया रसोई में थी। कमला ने आवाज दी, बहू, जरा इधर आना। रिया अनमने ढंग से आई। चेहरे पर वही चिढ़, वही अधैर्य। कमला ने कहा, बहू, यह बदबू बढ़ रही है और पता नहीं क्यों मुझे चक्कर भी आने लगे हैं। लगता है बाथरूम में कोई बड़ी दिक्कत है। रिया ने बिना एक पल गंवाए तीखे लहजे में कहा, मम्मी जी, यह सब आपकी सोच है। मैंने बाथरूम कल ही साफ किया था। कोई बदबू नहीं है। आपको लगता होगा तो डॉक्टर को दिखा लें। कमला स्तब्ध उसे देखती रह गई। जिस बात से घर वाले चिंतित हो सकते थे, रिया उसी बात पर नाराज हो रही थी। कमला को पहली बार लगा कि रिया इस समस्या को छिपाना चाहती है। पर क्यों? ऐसा क्या था बाथरूम में जो उसे परेशान कर रहा था? वह वापस बाथरूम की ओर मुड़ी, ध्यान से देखने लगी। उनका मन एक अनजानी बेचैनी से घिर गया। पानी का रंग भी हल्का पीला सा दिख रहा था, जैसे उसमें कुछ घुला हो। उन्होंने नल चालू करके हाथों पर पानी लिया। गंध तेज हो गई। शाम तक कमला की हालत और बिगड़ती रही। सिर में तेज दर्द, नाड़ी तेज चल रही थी, पैरों में कमजोरी इतनी कि थोड़ी सी दूरी चलना भी मुश्किल। उन्होंने रात का भोजन छोड़ दिया। पेट भारी, बेचैनी और आंखें जल रही थीं। रिया ने इन्हें देखकर कहा, मम्मी जी, एक ही बात बार बार सोचोगी तो बीमार पड़ोगी। आप सो जाइए। कमला जानती थी कि सफाई करना बहू का स्वभाव नहीं था। फिर भी बाथरूम को वह किसी से छूने क्यों नहीं दे रही? वह रिया की गतिविधियों पर नजर रखने लगी। रात के समय उन्होंने देखा कि रिया बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद करके
कुछ देर तक वहां रही। बाहर आई तो चेहरा तनाव रहित नहीं था। वह दरवाजा लॉक कर देती थी। पहले कभी ऐसा नहीं किया था। कमला के मन में शक का बीज उसी समय अंकुरित हुआ। उनके भीतर कहीं एक आवाज उठी, कुछ तो है जो वह मुझसे छिपा रही है। अगली सुबह कमला ने अपने बेटे अभिषेक को बताया, बेटा, लगता है बाथरूम में कुछ गड़बड़ है। पानी, उसका रंग बदल गया है। एक अजीब सी गंध आती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर अभिषेक की प्रतिक्रिया उम्मीद के विपरीत थी। उसने सांस खींचकर कहा, मां, आप हर चीज में कुछ ना कुछ समस्या ढूंढ लेती हो। ये सब आपकी सोच है। घर में कुछ भी गलत नहीं है। रिया सुबह से इतना काम कर रही है, उसे भी थोड़े आराम की जरूरत है। आप घर के माहौल को तनावपूर्ण मत बनाइए। कमला ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर पहले जैसी ममता नहीं थी। कुछ बदला हुआ था। वो अपनी मां से आंखें नहीं मिला रहा था। क्या वह भी कुछ छिपा रहा था? कमला उस दिन घर की हर आवाज, हर हरकत पर ध्यान देने लगी। कमरे में जब भी रिया और अभिषेक धीमे स्वर में बात करते तो वे सुनने की कोशिश करती, पर आधे शब्द ही पकड़ पाती। अगर वह पूछने लगे, तो क्या? धैर्य रखो, बहुत कम समय बाकी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। कमला का दिल तेजी से धड़कने लगता। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या बाथरूम की सीलन सामान्य है? क्या बदबू सच में पाइप की समस्या है, या कोई छिपी चीज? क्या रिया जानबूझकर बाथरूम को छूने नहीं दे रही? क्यों वह खुद रात में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती थी? उनकी हालत धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि सीढ़ियां चढ़ने पर भी सांस फूलने लगी। उन्होंने इस उम्र में कभी ऐसी थकान महसूस नहीं की थी। उन्हें लगा, शायद मेरी सेहत को सच में कुछ हो रहा है। पर मन कहता, नहीं, यह महज बीमारी नहीं, कुछ और है। उस रात कमला ने तय किया कि वह खुद जाकर देखेंगे कि बाथरूम में आखिर हो क्या रहा है। वो धीरे से कमरे से निकली। बाहर रिया खाना मेज पर लगा रही थी। कमला दबे पांव बाथरूम की ओर गई। दीवार को छू कर देखा। वह पहले से ज्यादा ठंडी और गीली थी। उन्होंने कान लगाकर सुना। दीवार के भीतर से हल्की हल्की टकटक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई छोटा यंत्र चल रहा हो। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने नल खोला। पानी हल्का धुंधला, गंध तीखी। ये सामान्य नहीं है, उन्होंने खुद से कहा। अचानक पीछे से आवाज आई, मम्मी जी, आप यहां क्या कर रही हैं? रिया वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, जैसे किसी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया हो। कमला ने संयम से कहा, बस देख रही थी कि बदबू क्यों बढ़ रही है। रिया एक कदम आगे आई और ठंडी आवाज में बोली, मैं कितनी बार कह चुकी हूं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप अपनी सोच से चीजों को बड़ा बना देती हैं। अगर आपको इस घर में रहना मुश्किल लग रहा है, तो आप चाहें तो। कमला ने वाक्य पूरा सुना भी नहीं। उसकी निगाहों का दबाव, चेहरे का तनाव, सब बता रहा था कि रिया उनसे छुटकारा चाहती है। और पहली बार कमला को महसूस हुआ, यह सिर्फ नाराजगी नहीं, यह कुछ और है। कुछ ऐसा जो बाथरूम की बदबू, उनकी बिगड़ती सेहत और घर की बदलती हवा से जुड़ा है। कुछ ऐसा जो उन्हें धीरे धीरे चुपचाप अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। और उसी रात उन्हें बाथरूम की दीवार से फिर वही टकटक की आवाज सुनाई दी, मानो वह दीवार कोई छुपा हुआ राज फुसफुसाकर बता रही हो। कमला देवी के लिए अब हर सुबह पहले से थोड़ी ज्यादा भारी होने लगी थी। रात भर करवटें बदलने के बाद भी जब वह उठती तो ऐसा लगता जैसे किसी ने पूरे शरीर पर बोझ रख दिया हो। उनकी पलकों में अजीब सी जलन रहती, सिर जैसे घूमता, और पैरों में ऐसा दर्द होता मानो हड्डियों के भीतर तक थकान उतर गई हो। उन्होंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उन्होंने खुद को समझाना चाहा कि ये सब उम्र की वजह से होगा, लेकिन एक सवाल बार बार भीतर उठता, क्यों अचानक? क्यों हर दिन हाल और बिगड़ता जा रहा है? उस सुबह भी जब वह बिस्तर से उठी तो चक्कर इतना तेज था कि उन्हें पलंग का सहारा लेना पड़ा। माथे पर ठंडा पसीना उभर आया। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, पर पैरों का दर्द उन्हें झुकने पर मजबूर कर रहा था। रसोई में पानी पीते समय उन्हें नल के पास एक हल्की सी धातु जैसी गंध आई, जो उन्हें पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रही थी। उन्होंने गिलास सूंघा। गंध वहां भी थी।
उनके मन में डर की एक छोटी सी चिंगारी फिर जल उठी। रिया उस समय फोन पर किसी से बात कर रही थी। कमला रसोई की खिड़की के पास खड़ी थी, पर उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हाँ, मैं संभाल लूंगी। हाँ, जल्दीबाजी मत करो, समय है अभी। उसके लहजे में तनाव था, लेकिन वह कोशिश कर रही थी कि यह बात कोई और ना समझे। कमला कुछ नहीं बोली, लेकिन दिल में एक हलचल सी होने लगी। कुछ ऐसा था जिसे वे पकड़ तो नहीं पा रही थीं, पर एहसास था कि कुछ गलत दिशा में जा रहा है। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि कप चाय उठाते हुए उनके हाथ कांपने लगे। चाय छलककर साड़ी पर गिर गई। रिया तुरंत दौड़ी आई, लेकिन उसकी आवाज में चिंता नहीं, गुस्सा था। मम्मी जी, आपसे एक कप चाय तो संभलती नहीं है, पूरा घर गंदा हो जाएगा। कमला ने उसकी ओर देखा। आंखों में एक अजीब सा कटु भाव था, जैसे वह बस मौका ढूंढ रही हो कि उन्हें दोष दे सके। अभिषेक तब तक कमरे से बाहर आ गया था। उसने हल्की नाराजगी से कहा, मां, आपको आराम करना चाहिए। आप हर बात में खुद को परेशान कर लेती हैं। कमला को उसकी बातों में वही दूरी महसूस हुई जो पिछले कुछ सप्ताह से बढ़ती जा रही थी। बेटा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि पानी में कुछ है, गंध आती है। लेकिन अभिषेक ने बीच में ही बात काट दी। मां, ये सब आपका वहम है। डॉक्टर को दिखाते हैं। शायद कमजोरी की वजह से आप ज्यादा सोच रही हैं। कमला चुप हो गई। बेटे को उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, या शायद वह समझना ही नहीं चाहता था। उस दोपहर अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आया और वे ड्राइंग रूम में ही गिरते गिरते बचीं। उन्होंने खुद को संभाला और सोफे पर बैठ गईं। सांसें तेज चल रही थीं। रिया ने यह देखा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता का नाम तक नहीं था। उसने बस कहा, मम्मी जी, अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखाइए। मुझे अब घर के इतने काम हैं कि मैं हर चीज नहीं संभाल सकती। कमला ने महसूस किया कि उनके लिए इस घर में अब सिर्फ सहनशीलता बची है, प्यार नहीं। शाम को जब वह बाथरूम में गई तो फर्श के दाग और फैल चुके थे। दीवार पर हरा चकत्ता उभर कर ऊपर तक चला गया था। गंध इतनी तेज थी कि कुछ सेकंड खड़े रहना मुश्किल हो गया। जैसे ही उन्होंने नल चालू किया, पानी पहले की तरह साफ नहीं था। उसमें धुंधली सी परत थी, थोड़ी गाढ़ी। उन्हें लगा जैसे किसी ने पानी में कुछ मिला दिया हो। एकदम उसी समय उन्हें बेहोशी सी छा गई। उन्होंने दीवार का सहारा लिया और बाहर आकर कुर्सी पर गिर पड़ी। उनकी सांसें अनियमित हो गईं। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसी समय रिया वहां आई और बोली, क्या हुआ आपको? कमला ने कंपकंपाती आवाज में कहा, बहू, बाथरूम, पानी। पर रिया ने उनकी बात बीच में ही काट दी। आप फिर वही बात। मम्मी जी, अगर आपको यहां रहना इतना मुश्किल लग रहा है, तो आप चाहें तो अपने पुराने घर में जाकर रह सकती हैं। मैं यहां आपकी हर चिंता नहीं सुन सकती। यह पहली बार नहीं था जब रिया ने उन्हें घर छोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन इस बार उसके स्वर में कठोरता अधिक थी, जैसे वह सच में चाहती हो कि कमला तुरंत ही घर से चली जाए। कमला अकेले अपने कमरे में बैठी। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उठकर दरवाजा बंद करने तक की शक्ति नहीं थी। उन्होंने पलंग पर सिर रखा और अतीत के उन दिनों को याद किया जब यह घर प्यार से भरा हुआ था, जब रसोई में मसालों की खुशबू, खिड़की से आती हवा की सरसराहट और घर में गूंजते हंसी के स्वर उन्हें जिंदा रखे हुए थे। फिर उन्होंने खुद से सवाल किया, यह सब कब और कैसे बदला, और क्यों बदल गया? रात के लगभग 11 बजे उन्होंने देखा कि रिया फिर बाथरूम में गई, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कमला ध्यान से सुनने लगी। बाथरूम के भीतर से हल्की कटकट, खटखट जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दीवार के पीछे कुछ ठीक कर रहा हो। पर रिया प्लम्बर तो नहीं थी। वह ऐसा क्या कर रही थी बाथरूम में जो दूसरों को नहीं देखना चाहिए था? रिया लगभग 15 मिनट बाद बाहर आई। उसका चेहरा तनाव से भरा था, पर उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। कमला ने उसकी आंखों में देखा। वहां कुछ छिपा हुआ था, कुछ बड़ा, कुछ डरावना। और उस रात उन्हें पहली बार भीतर से महसूस हुआ कि यह बीमारी अचानक नहीं आई है। इसके पीछे कोई वजह है। सोने की कोशिश करते हुए भी उनके कानों में बार बार वही आवाजें गूंजती रहीं।
बाथरूम की दीवार के पीछे चल रही किसी रहस्यमय गतिविधि की टकटक, कटकट और हर आवाज के साथ उनका सीना और भारी होता गया। उनके मन में अब यह बात साफ होने लगी थी, यह सब सामान्य नहीं है, कुछ है जो मुझे धीरे धीरे बीमार कर रहा है। और उसी रात वो चौंक कर उठी। उन्हें लगा किसी ने धीरे से उनके कमरे का दरवाजा छुआ था, पर जब देखा, बाहर अंधेरा था, कोई आवाज नहीं, बस गहरी खामोशी। और उसी खामोशी में उन्हें बाथरूम से आती हल्की गंध फिर महसूस हुई। अब यह सिर्फ बदबू नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। अगली सुबह कमला देवी ने जब अपनी आंखें खोली, तो शरीर एकदम भारी लगा, जैसे पूरी रात किसी ने उनकी छाती पर कोई वजन रख दिया हो। गला सूखा हुआ था, सिर दर्द असहनीय। वह उठ भी नहीं पा रही थीं, पर जैसे ही उन्होंने करवट बदलने की कोशिश की, उन्हें फिर वही तीखी, तेज बदबू महसूस हुई, जो अब घर का हिस्सा बन चुकी थी। बाथरूम की दिशा से आ रही वह गंध मानो किसी अदृश्य खतरे की चेतावनी दे रही थी। आज उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वह इस बदबू की जड़ तक जाएंगी। धीरे धीरे चलकर उन्होंने सोसाइटी ऑफिस का नंबर मिलाया और शिकायत कर दी कि बाथरूम में गंभीर लीकेज है। वह जानती थीं, घर में कोई उनकी बात नहीं सुनने वाला था, खासकर रिया। और अभिषेक तो अब जैसे रिया का ही विस्तार हो गया था। दोनों की आंखों में उनके लिए कोई पहले वाली सॉफ्टनेस नहीं बची थी। हर बात में चिढ़, हर बात में ताना, और आजकल तो कुछ छिपाने की बेचैनी भी। करीब 10 बजे दरवाजे पर घंटी बजी। कमला धीरे से दरवाजे तक आई और खोला। सामने एक दुबला पतला युवक खड़ा था। नीली वर्दी, हाथ में औजारों का भारी बैग, माथे पर हल्की पसीने की बूंदें और आंखों में काम पर ध्यान देने वाली गंभीरता। उसने विनम्रता से कहा, नमस्ते, मैं आदित्य, सोसाइटी से प्लम्बर आया हूं। आपने बाथरूम में लीक की शिकायत की थी। कमला ने हल्की राहत की सांस ली। हाँ बेटा, अंदर आओ। बहुत बदबू है, लगता है कुछ बड़ी समस्या है। आदित्य अंदर आया और सीधे बाथरूम की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम एक पल को ठिठक गए। उसने नाक सिकोड़कर अंदर झांका, फिर आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैडम, ये ये बदबू सामान्य लीक की नहीं लग रही। कमला के दिल की धड़कन थोड़ा बढ़ गई। तो कैसी लग रही है? कहना अभी मुश्किल है, पहले मैं पाइप चेक कर लूं। वह घुटनों के बल बैठकर पाइप के जोड़, दीवार के कोने, नल की टोटी, सब कुछ बारीकी से जांचने लगा। कमला दरवाजे पर खड़ी हर हरकत देख रही थी। कुछ मिनट बाद आदित्य ने छोटा हथौड़ा निकाला और दीवार पर हल्का हल्का ठोंकने लगा। एक जगह पहुंचकर थक थक की आवाज अचानक बदल गई। अब आवाज खोखली आ रही थी। उसने तुरंत कमला की ओर देखा। मैडम, यहां दीवार के पीछे कुछ है। यह जगह बाकी दीवार से अलग लग रही है। कमला के पैरों में जैसे जान नहीं रही। क्या मतलब कुछ है? कैसा कुछ? आदित्य बिना जवाब दिए दीवार के छोटे हिस्से को हथौड़े से थोड़ा और टटोलने लगा। आवाज लगातार खोखली होती जा रही थी। उसने एक छोटी ड्रिल मशीन निकाली और दीवार के किनारे में धीरे धीरे ड्रिल करना शुरू किया। ड्रिल की गुर्र गुर्र आवाज कमरे में फैल गई और देखते ही देखते दीवार का छोटा सा हिस्सा चुरा होकर नीचे गिर गया। जैसे ही खुला छेद उनकी आंखों के सामने आया, दोनों कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए। दीवार के भीतर एक पतली पाइपलाइन अलग से लगी हुई थी और उससे जुड़ा था एक छोटा सा धातु का ढक्कन वाला कंटेनर, जिसमें हरा गाढ़ा तरल भरा था। पाइप सीधे नल की सप्लाई से जुड़ा हुआ था। आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। कमला के होंठ कांपने लगे, जैसे सारी हवा उनके शरीर से निकल गई हो। आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा, मैडम, यह यह सामान्य घरों में नहीं होता। यह कोई डिस्पर्शन सिस्टम जैसा लग रहा है। इससे पानी में कोई तरल या केमिकल मिलाया जा सकता है। कमला की आंखें फैल गईं। केमिकल? कौन केमिकल? क्यों? आदित्य ने गहरा सांस लिया। उसकी आवाज अब गंभीर थी। इस कंटेनर में जो तरल है, वो दिखने में किसी जहरीले या मेडिकल केमिकल जैसा लग रहा है। ये कोई रिसाव नहीं, कोई बात समझदारी से की गई इंस्टॉलेशन है। ये किसी ने जानबूझकर लगाया है मैडम, जानबूझकर। कमला की आवाज जैसे गले में अटक गई। दिमाग अचानक घूमने लगा।
बीते दिनों की चक्कर आने वाली कमजोरी, पानी की बदबू, बाथरूम में रिया का देर तक रुकना और अभिषेक की उदासीनता, सब कुछ एक ही धागे में बंधता जा रहा था। आदित्य ने तरल को एक शीशी में भरा, नाक के पास ले जाकर सावधानी से सूंघा और तुरंत दूर कर लिया। यह खतरनाक हो सकता है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से बाथरूम का पानी इस्तेमाल कर रही थीं, तो आपकी तबीयत का बिगड़ना उसी का असर हो सकता है। कमला अब कुर्सी पकड़कर बैठ गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो मतलब कोई मुझे, वे खुद ये शब्द कह नहीं पा रही थीं। आदित्य की आंखें नरम पड़ गईं। मैडम, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन यह सामान्य लीक नहीं है। किसी ने बहुत सोच समझ कर यह लगाया है। और अगर यह जहर है, तो इसका असर धीरे धीरे होता है। यह हत्या जैसा प्लान भी हो सकता है। कमला का शरीर ठंडा पड़ गया। हाथ कांपने लगे। अचानक उनके कानों में रिया की आवाज गूंजने लगी। अगर आपको इस घर में रहना इतना मुश्किल लग रहा है, तो आप चाहें तो अपने पुराने घर में जाकर रह सकती हैं। और उसके बाद अभिषेक का स्वर, मां, यह सब आपकी सोच है। क्या यह सिर्फ अनदेखी थी, या सचमुच कोई उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था? आदित्य उनकी हालत समझ चुका था। वह उनके पास आया और धीमे स्वर में बोला, मैडम, आप तुरंत यहां से बाहर चलिए, अभी इसी वक्त। जो जरूरी सामान है, दवाइयां, कुछ पैसे, सब ले लीजिए। यह घर अब आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कमला ने उसकी ओर देखा। कुछ पल के लिए उन्हें लगा कि कोई अपना खड़ा है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हल्के हल्के कदमों से कपड़े बदले, पर्स उठाया, अपनी दवाइयां और पति मोहनलाल की फोटो, बस यही लेकर वे बाहर आईं। आदित्य ने दरवाजा बंद करते हुए बाथरूम की ओर आखिरी बार देखा, और उसकी आंखों में वही भय था जो कमला के दिल में था। कमला ने मुड़कर घर की ओर देखा। घर जहां उन्होंने अपने पति के साथ अपना पूरा जीवन बिताया, जहां उनके बच्चे बड़े हुए, जहां उन्होंने हर सुख दुख जिया, अब वही घर किसी जाल जैसा लग रहा था। एक ऐसा जाल जिससे निकलना ही अब उनकी जिंदगी बचा सकता था। उन्होंने धीमे से कहा, यह सब किसने किया और क्यों? पर जवाब अभी बहुत दूर था, और डर का पहला संकेत आज सिर्फ शुरुआत थी। कमला और आदित्य तेज कदमों से सोसाइटी के गेट के बाहर आ गए थे, लेकिन कमला के पांव जैसे अपने ही घर की ओर बार बार मुड़ जाने को बेचैन हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये सब सपना है या सच? क्या वाकई कोई उनके पानी में कुछ मिला रहा था? और अगर हां, तो कौन? उनका मन बार बार उसी सवाल पर अटक जाता, क्या मेरा ही बच्चा? ये सोचते ही उनका सीना भारी होने लगता। आदित्य ने एक ऑटो रोका और कमला को बैठाया। वह खुद सामने बैठ गया ताकि वह पीछे से कमला की सुरक्षा करता रहे। ऑटो चलते ही उसने धीमे स्वर में कहा, मैडम, आप घबराइए मत, लेकिन आपको सच जानना ही होगा। जो चीज दीवार में लगी है, वह साधारण इंसान नहीं लगा सकता। इसके लिए या तो तकनीकी जानकारी चाहिए, या कोई ऐसा जो केमिकल, पाइपलाइनिंग या इंजीनियरिंग समझता हो। कमला का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। अभिषेक के चेहरे की छवि सामने आई। उसकी डिग्री, उसका केमिकल प्लांट वाला काम, उसकी योजनाएं। और अचानक कमला को अपनी ही सांसों की आवाज तेज सुनाई देने लगी। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन गला सूखता जा रहा था। क्या क्या मेरे बेटे ने? शब्द निकलना भी मुश्किल हो गया था। आदित्य ने तुरंत कहा, अभी कुछ भी तय मत कीजिए मैडम। हम सिर्फ शक कर सकते हैं। सच तो टेस्ट रिपोर्ट बताएगी। उसकी यह बात कमला के भीतर कोई हल्की सी उम्मीद जगाती, पर तुरंत बुझ भी जाती। उनके मन में सारी कड़ियाओं जुड़ती जा रही थीं। बीते महीनों की अजीब घटनाएं, घर का बदला माहौल, रिया की कड़वाहट, अभिषेक की अचानक दूरी। लेकिन उन्होंने खुद को यह मानने ही नहीं दिया था कि उनका अपना बेटा उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ऑटो एक छोटे, शांत मोहल्ले के बाहर रुका। आदित्य ने कहा, यह मेरे एक परिचित का गेस्ट हाउस है। यहां आप सुरक्षित रहेंगी, जब तक हम समझ न लें कि यह तरल आखिर है क्या। कमला ने गाड़ी से उतरते हुए अपने चारों ओर देखा। एक पुरानी 3 मंजिला इमारत, जिसकी दीवारें
धूप में फीकी पड़ चुकी थीं। दरवाजे पर लगी घंटी को दबाते ही एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आई। कौन? वह पूछने ही लगी, तभी आदित्य ने कहा, मासी, यह मेरी जान पहचान की है। अंदर एक कमरा दे दीजिए। मासी ने बिना सवाल किए दरवाजा खोल दिया। शायद आदित्य ने पहले भी इसी तरह किसी की मदद की होगी। कमरा छोटा था, पर साफ। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी और एक कोने में पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी। कमला बिस्तर पर बैठते ही थकान से लगभग ढह गई। ऐसा लगा जैसे पिछले कुछ दिनों का पूरा बोझ अब उतर रहा हो, लेकिन मन का बोझ और भारी होता जा रहा था। आदित्य ने धीरे से कहा, मैडम, मैं इस तरल को अपने एक जानकार इंस्पेक्टर को दूंगा। वो इसे लैब में भेज देगा। रात तक या कल सुबह रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद ही हम आपकी सुरक्षा ठीक से संभाल पाएंगे। कमला ने उसकी ओर देखा। बेटा, अगर ये जहर है तो क्यों, और कौन करेगा ऐसा? आदित्य ने कुछ देर चुप रहकर कहा, कभी कभी घर के भीतर भी ऐसे राज छुपे होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वाक्य सीधे कमला के दिल में उतर गया। वह चुप हो गई, आंखें बंद कर लीं, और पहली बार उन्हें डर लगा। साधारण डर नहीं, बल्कि ऐसा डर जो दिल के भीतर की जड़ तक जाता है। कुछ देर बाद आदित्य कमरे से बाहर चला गया। कमला अकेली बैठी थी। बिस्तर के किनारे बैठकर उन्होंने हथेलियां आपस में रगड़ी। ऐसा लग रहा था कि कमरा घूम रहा है। धीरे धीरे उन्होंने अपने बैग से पति मोहनलाल की फोटो निकाली। तस्वीर को देखकर उनकी आंखें भर आईं। मोहन, अगर तुम होते तो ये सब नहीं होने देते। मुझे पता नहीं यह सब क्यों हो रहा है। उनकी आवाज टूटी हुई थी। तभी फोन की घंटी ने उन्हें चौंका दिया। स्क्रीन पर नाम चमका, अभिषेक। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। हाथ कांप रहे थे। क्या वे उठाएं? क्या वे चुप रहें? तभी आदित्य के शब्द याद आए, मिलकर बात मत कीजिए, अभी नहीं। फिर भी उन्होंने कॉल उठाया। मां, आप कहां हैं? अभिषेक की आवाज सामान्य थी, पर भीतर कोई तीखी धड़कन छुपी थी। कमला ने कहा, मैं मैं ठीक हूं बेटा, बस थोड़ा बाहर निकल गई थी। अभिषेक की आवाज में अचानक कुछ बेचैनी उभर आई। वो प्लम्बर, उसने कहा आप अचानक घर छोड़कर चली गईं। वो बार बार घर का पता पूछ रहा था। कमला के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। मुझे नहीं पता, वह बमुश्किल बोली। अभिषेक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मां, आप वापस आ जाइए। घर में सब ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन कमला को उसकी आवाज में वही सॉफ्टनेस नहीं लगी जो एक बेटे की होनी चाहिए। कुछ और था, कुछ छुपा हुआ। उन्होंने कहा, मैं बाद में आती हूं। मां, वापस आओ, अभी। और कमला को पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ आग्रह नहीं, एक आदेश था। उन्होंने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। फोन रखकर वह हतप्रभ बैठी थी। क्या यह वही बेटा था जिसने कभी उनका हाथ पकड़कर कहा था, मां, मैं हूं ना? क्या वही बेटा आज उनकी बीमारी पर, उनके दर्द पर इस तरह ठंडा हो सकता है? उनका मन कह रहा था, हां, हो सकता है। और यह एहसास किसी जहर से कम नहीं था। शाम ढल चुकी थी जब आदित्य फिर लौटा। उसके हाथ में एक पारदर्शी थैली थी, जिसमें वही हरा नमूना था। उसके चेहरे पर तनाव साफ था। मैडम, उसने धीरे से कहा, मैं इंस्पेक्टर को फोन कर चुका हूं। वह रास्ते में हैं। यह मामला सामान्य नहीं, और मुझे लगता है यह आप पर हुआ जानबूझकर हमला हो सकता है। कमला की सांसें अटक गईं। हमला? लेकिन कौन करेगा? आदित्य ने उनकी आंखों में देखा। यह सवाल अब सबसे बड़ा है, और इसका जवाब जल्द ही मिलेगा। पर आपको अब एक पल के लिए भी घर वापस नहीं जाना चाहिए। कमरा अचानक बहुत शांत हो गया। बाहर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। खिड़की से आती हवा में हल्की ठंडक थी, पर कमला को लगा जैसे कोई परछाई उनके पास आकर खड़ी हो गई हो। डर की पहली परत अब साफ हो चुकी थी, और अब सच की पहली परत सामने आने वाली थी। एक ऐसी परत जिसे कमला ने कभी सोच भी नहीं था। कमला जब गेस्ट हाउस के छोटे से कमरे में बैठकर सोचती, तो हर चीज का चेहरा उनके सामने अलग हो आता। वह घर जिसमें उन्होंने पाले बढ़ाए, वही लोग जो कभी उनके जीवन की धुरी थे, अब जैसे किसी और खेल के खिलाड़ी बन गए हों। उन दिनों की बातें उनकी यादों में बार बार घूमती।
अभिषेक का बचपन में सलामी देकर स्कूल भेजना, उसकी पढ़ाई के लिए रातों रात जगना, रिया की शादी की तैयारियां और कैसे उन्होंने खुशी खुशी सारा घर समेटकर बेटों के साथ रहने का फैसला किया था। पर अब जब सब कुछ उल्टा पड़ गया था, तो कमला को उन मीठी यादों के बीच अब कटु सच्चाई की झुल्लस सी महसूस होने लगी थी। उन्होंने एक एक करके उन लम्हों को याद किया, जब रिया की मुस्कान में कुछ छुपा सा लगा, जब वह अचानक जिज्ञासु होकर बैंक के कागजों का पर्स देख लेती, या जब वह कभी कभी फोन पर 50-50 मिनट तक बात करके कुछ ही समय बाद बेचैनी में आकर बात काट देती। एक दिन उन्होंने रिया की जेब से गिरा हुआ एक छोटा नोट देखा था। उसमें लिखे कुछ नाम और नंबर थे, और ऊपर एक राशि लिखी थी, जिसे देखकर कमला का दिल धड़क उठा। रिया पर पहले भी छोटी छोटी शंकाएं थीं। वह अक्सर घर के छोटे मोटे खर्च पर उचकती, खरीदारी में कटौती की बात करती, और बड़ी बड़ी मुस्कुराहटों के पीछे अचानक खिंचती हुई कटुता दिखाती। पर अब बाथरूम की दीवार से निकले उस हरे कंटेनर के बाद सब कुछ और भी साफ दिखने लगा। किसी ने जानबूझकर पानी में कुछ मिला दिया था, और उससे होने वाली बीमारी की नोकझोंक ने कमला को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसके पीछे सिर्फ तात्कालिक गुस्सा नहीं, बल्कि कोई सुनियोजित मकसद है। एक शाम जब कमला ने चुपके से रिया की अलमारी के एक छोटे ड्रॉर में झांकने की हिम्मत जुटाई, तो उन्हें वहां कुछ कागज और एक वही मोबाइल संदेशन मिला। कर्ज के दस्तावेज, धमकी भरे मैसेज और कुछ लेन देन की रसीदें, जिन पर एक नाम बार बार उभरता था। जब उन्होंने फोन खोलकर संदेशों की उंगली से परतें खोली, तो पता चला कि रिया किसी थर्ड पार्टी फाइनेंस कंपनी के साथ उलझी हुई थी, जिनके लोग दबाव डाल रहे थे। समय पर रकम नहीं मिली तो परिणाम भयानक होंगे, जैसा कुछ हर संदेश की लेन देन रेखा पर साफ लिखा था। कमला की आंखों के सामने जैसे एक तस्वीर बन गई। रिया ने आर्थिक मजबूरी की वजह से एक घिनौना प्लान अपनाया होगा। अगर मां की संपत्ति उनके नाम आ जाए, तो वे उन कर्जदारों को चुका सकें और खुद आसानी से बच निकले। यह सोचते ही कमला का थरथराना सन्नाटे में बदल गया। पर इस बार उसके साथ कोई अविश्वास नहीं था। यह शक अब तथ्य के रूप में उनके सामने था, और इसके साथ ही उनके दिल में गहरी पीड़ा और एक अजीब सा संयम भी उभर आया, जैसे कोई पुरानी मां अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखे। उसी रात जब इंस्पेक्टर और आदित्य ने दूसरी बार घर की छानबीन की, तो रिया की असलियत और भी बेनकाब होने लगी। वह सामने आकर बड़ी मासूमियत से रोने धोने का नाटक कर रही थी। बाहर वालों के सामने बहू की छवि पेश कर रही थी, जो मां के लिए चिंतित है। पर भीतर ही भीतर उसकी आंखों में उभरती हुई चीनी की तरह ठंडी चिंगारी दिख रही थी। जब पुलिस ने पूछताछ के लिए रिया से कुछ सवाल किए, तो उसने जितनी सोची समझी चालाकी दिखाई, उससे इंस्पेक्टर भी थोड़ी देर के लिए फंस गए। वह सहजता से बात करती, भावुक वाक्य बोलती और कहानी को अपनी सुविधानुसार मोड़ देती, पर उसकी आवाज के पीछे एक स्थिर ठंडक थी। कमला ने देखा कि कैसे वह आसान से प्रश्नों पर जवाब बदल देती, कैसे बातों में टाल-मटोल कर देती, और कैसे अभिषेक अक्सर उसके बचाव में कूदता। पर अब अभिषेक के बचाव की मुद्रा में भी कड़ा अनुशासन और किसी काम का दबाव झलकता था, मानो वह आदेश पालक का काम कर रहा हो। इन सब के बीच कमला ने अपने अंदर एक नई सोच पाई। पहले वह डर और अपमान में पली थीं, पर अब उन्होंने खुद से पूछा कि क्या वह खुद को किसी के हाथों में मरमेट बनने देंगी? नहीं, यह विचार उनकी आंखों में लौ भड़काने जैसा था। उन्होंने फैसला किया कि वे न केवल सच्चाई का सामना करेंगी, बल्कि जो कुछ भी छिपा है, उसे उजागर करने की हिम्मत करेंगी। पर इससे पहले उन्हें यह भी एहसास हो आया कि सच्चाई के उजागर होते ही घर की दीवारें, रिश्तों का मुखौटा और उन लोगों के चेहरे जो कभी उनके अपने थे, सब कुछ बदल जाएगा। वे तैयार थीं उस बदलती सच्चाई की कीमत चुकाने के लिए, और अपने भीतर धीरे धीरे उठ रही उस आग को महसूस करते हुए उन्होंने निश्चय किया कि अब वह चुप नहीं रहेंगी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जाल गहरे तक बुन चुका था, और परतें हटाने पर और भी कई राज निकलने वाले थे। गेस्ट हाउस की खिड़की के बाहर अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था, पर कमला के मन में जो अंधेरा फैला था, वह उससे कहीं ज्यादा भारी था।
पूरे दिन घटनाओं की कड़ियां जिस तरह जुड़ती चली गईं, उससे उनका दिल डर, शक और दर्द से भरा हुआ था। आदित्य फोन पर इंस्पेक्टर सुमित ठाकुर से बात कर रहा था और कमला बिस्तर के किनारे बैठी अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। हर कुछ मिनट बाद उनके कानों में उन्हीं शब्दों की गूंज होती। यह जहर हो सकता है, किसी ने सोच समझ कर लगाया है, आप अभी सुरक्षित नहीं हैं। यही वाक्य उनकी नसों में एक कंपकंपी बनकर घूम रहा था। आदित्य ने फोन रखकर उनकी ओर देखा और कहा, मैडम, इंस्पेक्टर रास्ते में हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम अगला कदम उठाएंगे, लेकिन आपको अभी किसी भी हालत में घर नहीं जाना चाहिए। कमला ने सिर हिलाया, पर उनके चेहरे पर एक बेचैनी थी। वे अब तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थीं कि घर, जो कभी उनकी दुनिया था, अब उनकी जान का दुश्मन बन चुका है। थोड़ा समय बीता ही था कि आदित्य का फोन फिर बजा। स्क्रीन पर इंस्पेक्टर ठाकुर का नाम चमक रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया। उधर से आई आवाज गंभीर, भारी और तनाव भरी थी। आदित्य, सुनो, तरल की रिपोर्ट आ गई है। इसमें धीमे असर वाला आर्सेनिक है और कुछ ऐसे मिश्रण जो लंबे समय तक शरीर में पहुंचने पर अंगों को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। यह स्पष्ट तौर पर एक सोचा समझा प्लान है। इसका स्रोत घर के भीतर ही है। आदित्य का चेहरा काला पड़ गया। लेकिन किसने? इंस्पेक्टर ने साफ कहा, उसकी जांच चल रही है। पर अभी एक बात स्पष्ट है, कमला जी घर में बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी और अभी भी नहीं है। अगर उन्हें ढूंढने की कोशिश हुई तो खतरा बढ़ सकता है। कमला ये सब सुन रही थी। उनके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके दिल को एक झटके में मरोड़ दिया हो। वह अपने ही बेटे की शक्ल याद करने लगी। क्या वाकई वह ऐसा कर सकता है? क्या पैसे, कर्ज या किसी लालच के कारण इंसान इतना नीचे गिर सकता है कि अपनी ही मां को मारने की योजना बना ले? पर दिल इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आदित्य ने धीरे से कहा, मैडम, इंस्पेक्टर ने कहा है कि हमें तुरंत आपको किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। कमला ने पूछा, क्यों? क्या उन्हें पता चल गया कि मैं यहां हूं? आदित्य कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, संभव है, और अगर वह आपको ढूंढने निकले हैं तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी बाहर से सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आदित्य सतर्क हो गया। उसने कमरे की बत्ती बुझा दी और खिड़की की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया, शांत रहिए, कोई ऊपर आ रहा है। कमरा घोर अंधेरे में डूब गया। कमला की सांसें तेज चलने लगीं। उनकी छाती हिल रही थी, पर उन्होंने खुद को संभाल कर दरवाजे की ओर देखा। कदमों की आवाज नजदीक आती गई। फिर एक हल्की खट 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 ने कमला की रीढ़ में हथौड़े की तरह चोट की। कोई दरवाजे के बाहर था और ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। आदित्य ने तुरंत धीरे से कहा, कमला जी, पीछे हटिए, खिड़की की ओर जाइए। पर अगले ही पल एक जानी पहचानी आवाज आई और कमला के दिल की धड़कन जहां की तहां रुक गई। मां, दरवाजा खोलिए, मुझे पता है आप अंदर हैं। यह अभिषेक था। उसकी आवाज पहले की तरह नरम नहीं, बल्कि एक ऐसी मुलायमियत थी जिसमें नमी कम और शक ज्यादा था, जो बातों में मिठास लाकर किसी गहरी बात को छिपाती है। कमला वहीं जड़ हो गई। उनके होंठ कांप रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह वही बेटा है या कोई और। मां, बाहर आओ, हमें बात करनी है। सब लोग आपको भटका रहे हैं, आप घर लौट आओ। आदित्य ने कमला के कंधे पर हाथ रखा, शांत पर चेतावनी भरा, बात मत कीजिए, यह खतरनाक है। तभी अभिषेक की आवाज अचानक गुस्से में बदल गई। मां, अगर आप बाहर नहीं आई तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। ताले में धातु की खुरच खुरच की आवाज आने लगी। आदित्य ने कमला को पकड़ा और खिड़की की ओर धकेला। कमला जी, अब जाना पड़ेगा। यह वक्त यहां रहने का नहीं है। कमला खिड़की की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वे आधी पहुंची, दरवाजा जोर से हिला। एक बार, फिर दूसरी बार, और हर बार पिछले से ज्यादा ताकतवर। अभिषेक पागल होकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मां, मुझे सब पता है, आप भागकर नहीं बच सकती। उनके पैरों में कंपन दौड़ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक पल के लिए रुक गई। घर, वह बेटा जिसे उन्होंने पाला था, वह कैसे
इस हालत तक पहुंच गया। आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा, अब सोचने का समय नहीं, चलिए। वह खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर की लोहे की जाली खोलने लगा। जल्दी कीजिए। कमला ने कांपते हाथों से जाली पकड़ी और खुद को बाहर खींचने लगी। तभी कमरे के अंदर एक तेज आवाज गूंजी। दरवाजे का निचला हिस्सा टूट गया था और एक हाथ भीतर आता दिखा। मां, रुको। पर अब रुका नहीं जा सकता था। कमला बाहर निकल गई और नीचे की गली में कूद पड़ी। गिरते ही उनके घुटने टकराए और तेज दर्द उठा, पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। ऊपर कमरे से चीख, धक्का मुक्की और सामान गिरने की आवाजें आ रही थीं। आदित्य की आवाज, भागिए, नीचे जाओ। कमला सड़क की ओर दौड़ी। उनके कानों में अपने ही दिल की धड़कनें धप धप कर रही थीं। अंधेरी गली के मोड़ पर अचानक एक टैक्सी खड़ी दिखी। ड्राइवर चौंक कर उन्हें देखने लगा। मुझे थाने ले चलो, अभी। उनकी आवाज कांप रही थी। ड्राइवर ने कुछ नहीं पूछा। इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। कमला पीछे मुड़कर देख रही थी। उनकी सांस टूट रही थी, पर मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भागना जरूरी था, नहीं तो शायद आज सब खत्म हो जाता। थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन की इमारत दिखाई दी। कमला अंदर घुसी और चीख पड़ी, इंस्पेक्टर ठाकुर कहां हैं? मेरी जान को खतरा है। और उसी पल कमला देवी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच खुलने वाला था। थाने की सफेद ट्यूबलाइटें कमला के कांपते चेहरे पर ऐसी पड़ रही थीं जैसे किसी पुराने घाव पर अचानक तेज रोशनी डाल दी गई हो। उनकी सांसें अभी तक तेज थीं। सीने में दर्द जैसा कुछ धड़क रहा था। रिसेप्शन पर बैठे कांस्टेबल ने उन्हें देखा तो तुरंत कुर्सी ऑफर की। मैडम, बैठिए। क्या हुआ? कमला बैठी भी नहीं थी कि उनके होंठों से शब्द टूटकर निकल पड़े। मेरी जान को खतरा है। मेरा बेटा, वो मुझे ढूंढ रहा है। तभी इंस्पेक्टर सुमित ठाकुर तेज कदमों से बाहर आया। चेहरे पर गहरी गंभीरता, आंखों में चौकन्नापन। आदित्य ने पहले ही उसे फोन कर दिया था, इसलिए वह स्थिति समझ चुका था। कमला जी, उसने धीरे से कहा, घबराइए नहीं। अब आप सुरक्षित हैं। हमें सब कुछ बताइए। कमला बोलना शुरू करती, उससे पहले ही उनकी आंखें भर आईं। मेरे ही बेटे ने। उनकी आवाज टूट गई। इंस्पेक्टर ने कुर्सी उनके करीब खींच ली। धीरे धीरे बताइए, जो हुआ, जैसा हुआ, एक एक बात। कमला ने कांपते हाथों से साड़ी का पल्लू पकड़ते हुए पूरी कहानी सुनानी शुरू की। बाथरूम की बदबू, दीवार में छुपा कंटेनर, पानी का बदलता रंग, रिया का बर्ताव और सबसे भयावह, अभी कुछ देर पहले अभिषेक का कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश। इंस्पेक्टर ध्यान से सब कुछ सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक बार भी आश्चर्य नहीं आया, बल्कि जैसे उसने इन हालातों को पहले भी देखा हो। आपको लेकर हम तुरंत सुरक्षित लोकेशन पर चलेंगे, पर उससे पहले उसने आदित्य की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें रोहित, यानी अभिषेक को देखने का मौका मिला? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ सर। वह वह सामान्य नहीं था। आंखें लाल, सांसें तेज और बोलने का तरीका जैसे कोई पागलपन की हद पर खड़ा हो। इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसे मामलों में अपराधी का दिमाग यकीनन नियंत्रण खोने लगता है, खासकर तब जब उसकी योजना अधूरी रह जाए और उसे लगे कि सब हाथ से निकल रहा है। कमला ने भय भरी आवाज में पूछा, वो वो अभी भी मुझे ढूंढेगा? इंस्पेक्टर ने कहा, बहुत संभावना है। इसीलिए हमें आपसे एक और बात पूछनी होगी। क्या किसी और को पता है कि आप यहां आई थीं? कमला ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ आदित्य। इंस्पेक्टर शांत स्वर में बोला। अच्छा है, अब बस जरूरी है कि हम उसके अगले कदम से पहले एक कदम आगे रहें। इसी बीच एक पुलिसकर्मी तेजी से अंदर आया। सर, रिपोर्ट आ गई है। दीवार के पीछे वाले कंटेनर में जो तरल था, उसमें आर्सेनिक, कुछ धीमे असर वाले नर्व टॉक्सिन और एक केमिकल स्टेबलाइजर मिला है। इंस्पेक्टर के चेहरे की रेखाएं कठोर हो गईं। मतलब, ये प्लान कम से कम कई हफ्तों से चल रहा था। कमला की सांस अटक गई। कई हफ्तों से? तभी उन्हें याद आया, पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत क्यों बिगड़ रही थी। पानी का स्वाद, बदबू, बाथरूम की सीलन,
सब धीरे धीरे उन्हें खत्म करने की योजना का हिस्सा था। उनकी आंखें भर आईं। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? इंस्पेक्टर ने कागज की तरफ देखकर कहा, जिसे घर और पानी के पाइपलाइन की पूरी पहुंच हो, जिसे आपके रूटीन, आपकी आदतें, आपकी कमजोरी सब पता हो। कमला ने हल्की आवाज में कहा, यानी मेरा बेटा और बहू। इंस्पेक्टर ने इस बार कुछ नहीं कहा। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने आदित्य से कहा, मुझे लोकेशन पर चलना होगा। तुम कमला जी को सुरक्षित अपार्टमेंट में ले जाओ। वहां 2 कांस्टेबल तैनात कर दिए हैं। कमला ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या क्या मेरे बेटे को पकड़ लिया जाएगा? इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, कमला जी, अब यह मामला शक का नहीं, बल्कि सुरक्षा का है। आपके बेटे ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कानून उसे पकड़ने में देर नहीं करेगा। कमला ने आंखें बंद कर लीं। यह सुनना भी किसी नए दर्द जैसा था। एक मां अपने बेटे को दोषी मान भी ले, पर दिल से स्वीकार कर पाना मुश्किल है। पुलिस गाड़ी में बैठते समय कमला खिड़की से बाहर देखती रही। रात अंधेरी थी। सड़कों पर हल्की पीली रोशनी फैल रही थी और हवा में सन्नाटा था। पर इस सन्नाटे में भी उन्हें लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कोई परिचित, कोई अपनों में से, कोई जो चाहकर भी अपरिचित नहीं बन सकता। गाड़ी सुरक्षित अपार्टमेंट तक पहुंची। कांस्टेबल पहले से मौजूद थे। कमरा छोटा था, पर साफ सुथरा। खिड़की पर मोटे पर्दे, दरवाजे पर मजबूत ताला। कमला अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। आदित्य ने पास बैठकर कहा, मैडम, अब आप सुरक्षित हैं। आप बेफिक्र रहें। पर कमला बेचैन थी। बेटा, क्या इंसान इतना बदल सकता है कि अपनी ही मां को मारने की सोचे? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बहुत बार लालच, डर और गलत संगत इंसान को वहां ले जाती है जहां वह कभी जाना नहीं चाहता था। यह सिर्फ अपराध नहीं, एक तरह की बीमारी है। कमला ने आंखें पोंछ लीं। पर मैं मां हूं। मैं कैसे मान लूं कि मेरा बेटा। उनकी आवाज टूट गई। आदित्य ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैडम, कभी कभी सच इंसान को तोड़ने नहीं, बचाने आता है। उसी समय कमला का फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर नाम उभरा, अभिषेक। कमला का दिल एक पल को रुक गया। आदित्य ने इशारे से कहा, स्पीकर ऑन कीजिए, पर कुछ मत बोलिए। कमला ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। उधर से अभिषेक की आवाज आई, धीमी, पर भीतर कोई अजीब सी धार। मां, मुझे पता है आप कहां हैं। कमला का दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। आदित्य तुरंत सतर्क हो गया। लेकिन अभिषेक की बात यहीं खत्म नहीं हुई। मां, हम सब सुलझा सकते हैं। उन लोगों की बातों में मत आइए। पुलिस आपका इस्तेमाल करेगी। वे आपको हमसे दूर करना चाहते हैं। कमला कुछ नहीं बोली। उनका मौन अभिषेक को और उकसा रहा था। मां, आप मेरी मां हैं। आप मुझ पर शक कैसे कर सकती हैं? उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। आप जहां भी हैं, मैं आ रहा हूं। और कॉल कट गया। कमरा अचानक बेहद खामोश हो गया। सिर्फ कमला की तेज होती सांसें सुनाई दे रही थीं। इंस्पेक्टर को तुरंत बताना होगा, आदित्य ने कहा और बाहर निकल गया। कमला अकेली बैठी और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि सच्चाई सामने आने के बाद संबंध अपनी असली खाल में कैसे दिखाई देते हैं। कभी डर, कभी क्रूरता, कभी लालच। और सच यही था कि उनका अपना बेटा अब उनका सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। और यह सच, जितना भी दर्दनाक था, यही उनकी जान बचाने की एकमात्र कुंजी था। सुरक्षित अपार्टमेंट की रात किसी पुराने सुनसान किले जैसी लग रही थी। चारों ओर खामोशी, मंद पीली रोशनी और दीवारों पर छाया बनाती हल्की हवा की सरसराहट। कमरे के भीतर कमला देवी का दिल किसी डरी हुई चिड़िया की तरह फड़फड़ा रहा था। हर आवाज, हर हलचल उन्हें चौंका रही थी। कमरे के बाहर 2 कांस्टेबल तैनात थे, पर कमला को लग रहा था कि उनका बेटा अभिषेक कहीं आसपास ही है, जैसे वह दीवारों के पार से भी उनकी सांसों को पहचान लेगा। आदित्य कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, पर्दे के पीछे से सड़क पर नजर रखता हुआ। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में किसी अनहोनी की आशंका साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, मैडम, इंस्पेक्टर आ रहे हैं, पर मुझे लगता है रात आसान नहीं होगी। कमला ने बस इतना कहा,
मुझे पता है, वह आएगा, वह जरूर आएगा। उनके शब्दों में एक अजीब सी मातृवेदना थी, डर भी, प्यार भी, और टूटे भरोसे का बोझ भी। तभी कॉरिडोर में पैर घिसटने जैसी आवाज आई, बेहद धीमी मगर साफ। दोनों एकदम चौकन्ने हो गए। आदित्य ने तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी और फुसफुसाया, कमला जी, आवाज मत कीजिए। आवाज फिर आई, धीमी, नियंत्रित, मगर खतरनाक, जैसे कोई बहुत सावधानी से चलता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ रहा हो। अचानक ताले में हल्की सी खटखट हुई। कोई ताले को छू रहा था। फिर वही आवाज जो कमला ने घर में सुनी थी, गेस्ट हाउस में सुनी थी। एक आवाज जिसने अब उनके जीवन को डर में बांध दिया था। मां, दरवाजा खोलो। कमला का खून जैसे ठंडा पड़ गया। उनका शरीर जड़ हो गया। अभिषेक की आवाज में कोई इंसानी गर्माहट नहीं थी। वह अजीब तरह से सपाट, शांत और भयानक थी। आदित्य ने तुरंत कमला से इशारे में कहा, कदम पीछे लो। उसने अपना मोबाइल निकालकर इंस्पेक्टर को मैसेज भेजा, ही इज हियर। पर जवाब का इंतजार करने का वक्त नहीं था। बाहर से अभिषेक की आवाज फिर आई, इस बार और भी धीमी, जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। मां, मैं जानता हूं आप अंदर हो। आप भाग क्यों रही हो? अगर आप आ जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। कमला की आंखों में आंसू उभर आए। वह हिल भी नहीं पा रही थी। तभी ताला जोर से हिला। आदित्य ने चाकू जैसी तेज धार वाली रसोई की छुरी उठाई, जो उसने पहले ही तैयार रखी थी। ताला एक बार, फिर दो बार और तीसरी बार इतनी ताकत से हिला कि पूरा दरवाजा कांप उठा। कमला का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें लगा जैसे दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हैं। मां, दरवाजा खोलो! अभिषेक की यह चीख इंसान की नहीं, किसी हिंसक जानवर की जैसी थी। आदित्य ने फुसफुसाकर कहा, कमला जी, खिड़की की तरफ जाइए, जल्दी। कमला लड़खड़ाते हुए खिड़की तक पहुंची। बाहर नीचे गली थी, अंधेरी, पर खाली। उन्होंने लोहे की जाली पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। तभी दरवाजा इतनी जोर से हिला कि वह लगभग टूट ही गया। अभिषेक अब ताले में कोई औजार डाल रहा था। आदित्य ने धीरे से कहा, बस कुछ और सेकंड, बस कुछ। कमला ने जाली खोल दी। बाहर रात ठंडी थी, पर उस हवा में आज उनमें बचने की आखिरी उम्मीद का स्वाद था। मां, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। दरवाजे की दूसरी लकड़ी दरार से टूटी। अब अभिषेक का हाथ कमरे में पहुंच चुका था। कमला ने खुद को खिड़की से बाहर खींचा। वह किसी तरह जाली से निकलकर नीचे की तरफ उतरने लगी। जाइए, जल्दी! आदित्य ने आखिरी बार कहा और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। तभी दरवाजा धड़ाम से टूट गया और अभिषेक कमरे में घुस आया। उसकी आंखें लाल, सांसें तेज, हाथ में एक छोटा, चमकता हुआ औजार था, दीवार काटने वाला शॉर्ट ब्लेड। कहां है मेरी मां? वह गुर्राया। आदित्य उसके रास्ते में आ गया। वह सुरक्षित है, तुम बाहर नहीं जाओगे। अभिषेक ने खींचकर कहा, तू हट, यह हमारे परिवार का मामला है। दोनों एक दूसरे पर झपट्टे। कमरे में धक्का मुक्की की आवाज गूंज उठी। चीजें गिरने लगी। कुर्सी, मेज, कांच, सब टूट रहा था। नीचे कमला जमीन पर गिरी। घुटने छिल गए, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सड़क की ओर भागी। सड़क सुनसान थी। एक मोड़ पर अंधेरा था। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर वे रुकने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। ऊपर कमरे से चीखें आ रही थीं। आदित्य की आवाज, रुको! रुको! फिर धड़ाम, कुछ भारी चीज गिरी। कमला का दिल बैठ गया। वह दौड़ती रही। बहुत दूर जाकर उन्हें एक टैक्सी दिखी। उन्होंने हाथ हिलाया। ड्राइवर ने खिड़की से झांककर पूछा, कहां जाना है? लेकिन कमला सांस नहीं ले पा रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, थाने, जल्दी। टैक्सी तेजी से आगे बढ़ गई। कमला की आंखें धुंधली हो गईं। उनकी सांसें टूट रही थीं। उन्हें लगा जैसे दुनिया उनके चारों ओर घूम रही है। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस स्टेशन आ गया। वो तेजी से अंदर गईं और चिल्लाईं, इंस्पेक्टर ठाकुर! आदित्य! वो ऊपर! इंस्पेक्टर दौड़ते हुए आए। टीम तैयार करो! उन्होंने चिल्लाया। सायरन बजने लगे। पुलिस जीपों की लाल ब्लू लाइटें रात के अंधेरे को चीरती हुई उस बिल्डिंग की ओर दौड़ी जहां आदित्य और अभिषेक आमने सामने थे। वहां पहुंचते ही दरवाजा टूटा हुआ मिला। अंदर खून,
टूटी कुर्सियां और बिखरे सामान दिखाई दिए। फर्श पर अभिषेक पड़ा था, घायल पर जिंदा। उसे हथकड़ी लगा दी गई। थोड़ी दूरी पर आदित्य पड़ा था, सीने पर गहरी चोट, सांस धीमी, पर वह जिंदा था। कमला दौड़कर उसके पास गई। बेटा, बेटा। आदित्य ने आंखें खोली और फुसफुसाया, आप बच गई, यही काफी है। उसकी मुस्कान में दर्द था, पर सुकून भी। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलवाई। अभिषेक को स्ट्रेचर पर डालते समय उसकी आंखें कमला से मिली। क्रोध, पछतावा, डर, सब एक साथ। मां, आप भी मुझे छोड़ जाओगी? कमला ने उसे देखा बहुत देर तक, फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हें उसी दिन खो चुकी थी जिस दिन तुमने मुझे मारने की ठानी थी। उसकी आंखों से पानी बहा, पर कमला मुड़ी और बाहर चली गई। रात की हवा में आज डर कम था, और एक नींव टूटे रिश्ते का बोझ थोड़ा हल्का। अस्पताल की गलियारे में फैली दवाओं की गंध, सफेद रोशनी से भरी लंबी पट्टी वाली दीवारें, और उनके बीच चलती लोगों की भारी हल्की आवाजों में एक ऐसी खामोशी छिपी थी जिसे कमला देवी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आदित्य कुछ बेहतरी की ओर बढ़ रहा था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि खतरा टल गया है। वह बार बार उनसे मिलने की कोशिश करती, पर नर्स कहती, अभी आराम करने दीजिए, काफी लड़ा है लड़का। दूसरी ओर अभिषेक के कमरे के बाहर दो पुलिसकर्मी तैनात रहते। वह हथकड़ी लगे हाथों के साथ बेड पर लेटा रहता, चेहरा थका हुआ, आंखें खाली, और होंठों पर कभी कभी कांपती हुई एक कड़वी मुस्कुराहट। कमला जब पहली बार उसके कमरे में दाखिल हुई, तो वह उन्हें देखकर न तो रोया, न कुछ बोल पाया। बस एक धीमी आवाज में पूछा, मां, क्या आप भी अब मुझे छोड़ देंगी? कमला ने बहुत देर तक उसे देखा। वह चेहरा जिसे उन्होंने अपने हाथों से नहलाया था, वह आंखें जिनमें कभी मासूमियत थी, वह स्वर जिसमें कभी प्रेम था, आज सब किसी अजनबी की तरह लग रहे थे। उन्होंने उत्तर देने से पहले बहुत गहरी सांस ली और उतने ही स्थिर स्वर में कहा, मैंने तुम्हें उस दिन खो दिया था जिस दिन तुमने मुझे जीते जी मिटाने की ठानी थी। अभिषेक की आंखें भर आईं, पर अब कोई माफी इस टूटन को जोड़ नहीं सकती थी। कमला कमरे से बाहर निकलती गई, और उन्हें लगा जैसे हर कदम के साथ उनके पैरों का बोझ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर हवा ठंडी थी, हल्की धूप धुंध को काट कर निकल रही थी। वह पार्क की लंबी बेंच पर बैठ गईं और अपनी साड़ी को अपनी उंगलियों में मरोड़ते हुए सोचने लगीं कि इतनी बड़ी उम्र में वह किस बात की सजा भुगत रही थी। क्या भरोसा करना गलती था? क्या मां का दिल पहले से ही बहुत कोमल होता है? या फिर दुनिया अब वैसी नहीं रही जहां खून के रिश्ते सबसे पवित्र माने जाते थे? महीनों बाद कोर्ट का फैसला आया। अभिषेक को 25 साल की सजा और रिया को 18 साल। कोर्ट रूम में बैठे हुए भी कमला की आंखें किसी निर्णय का इंतजार नहीं कर रही थीं। वह तो पहले ही कई महीनों में अपना फैसला दिल के भीतर दे चुकी थीं। ये रिश्ता खत्म है, चाहे कानूनी फैसले कुछ भी कहें। न्यायाधीश ने सजा सुनाई, और हर शब्द जैसे अदालत की दीवारों से टकराकर उनके अंदर गूंजता रहा। आर्टिकल, सेक्शन, इरादा, हत्या का प्रयास। पर यह सब कानूनी भाषा उनके मन तक नहीं जाती। उनके मन में बस एक ही बात थी, उन्हें अब अपनी जिंदगी खुद लिखनी है, अपने दम पर। वे अदालत से बाहर निकलीं तो आदित्य थोड़ा कमजोर लेकिन संभले हुए कदमों के साथ बाहर खड़ा था। आप बिल्कुल ठीक हैं? उसने पूछा। कमला ने पहली बार महीनों में उसके सामने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, अब शायद ठीक हूं, अब डर नहीं लगता। आदित्य ने कहा, आप चाहें तो मैं कुछ दिनों तक आपके साथ रह सकता हूं। कमला ने उसके हाथ पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तुमने मेरे लिए बहुत कर दिया, अब मुझे चलना सीखना होगा, अपने पैर पर। आदित्य ने सिर झुका लिया। उस लड़के में शायद आज भी अपनी मां की कमी थी, इसीलिए उसने किसी और मां को बचाकर भीतर एक खाली जगह भरने की कोशिश की। कमला ने उसके माथे पर हाथ फेरा, जैसे वह खुद अपने बेटे की कमी को किसी और स्नेह से पूरा कर रही हो। अगले कुछ हफ्तों में कमला ने मुंबई छोड़ दिया। शहर की हर सड़क में उन्हें अपने टूटे हुए सपनों की आवाज सुनाई देती थी। वे गोवा चली गईं, एक छोटा सा कस्बा, समुद्री हवा से भरा हुआ,
जहां सुबह नीली और शामें केसरिया होती थीं। उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया, सादा, शांत और उनकी नई शुरुआत के लिए बिल्कुल उपयुक्त। घर की खिड़की से समुद्र दिखता था, लहरों का शोर एक ऐसी भाषा में बोलता जो किसी दर्दीले दिल को सहला सके। उन्होंने दीवारों पर कोई सजावट नहीं लगाई, बस एक पुरानी लकड़ी की मेज पर मोहनलाल की तस्वीर और एक छोटी दीपक की लौ रखी। यह लौ उनके भीतर की उम्मीद की तरह थी, धीमी पर हमेशा जलती हुई। एक शाम जब सूरज समुद्र में उतर रहा था, कमला अपने बरामदे में बैठी थी। हवा में नमकीन गंध थी और समुद्री लहरों की आवाज उनके दिल की धड़कन से ताल मिला रही थी। उनके सामने रखी टेबल पर उनके बेटे अभिषेक की बचपन की तस्वीर थी, गोद में बैठा हुआ, हंसता खिलखिलाता, चॉकलेट से भरा चेहरा। कमला ने उसे उठाया, अपनी उंगलियों से तस्वीर की सतह पर फेरा और आंखें बंद कर लीं। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था, इतना कि शायद तुम समझ भी नहीं पाए, उन्होंने मन ही मन कहा। पर कभी कभी प्यार ही जहर का पहला स्वाद बन जाता है, जब आप गलत इंसान को दिल दे देते हैं। उनकी आंखों से आंसू टपक कर तस्वीर पर गिरने लगे। पर वह रोना अब टूटे हुए रिश्ते का नहीं था, वह मुक्ति का रोना था। यह वह रोना था जब इंसान स्वीकार करता है कि जीवन में कुछ लोग होते हैं जिनसे दूर जाना ही जीने का तरीका होता है। कमला ने धीरे से तस्वीर को मेज पर रख दिया। तभी बाहर हवा थोड़ा और तेज हो गई, जैसे प्रकृति भी उनके नए सफर की मुखर घोषणा कर रही हो। वे उठीं, दरवाजा बंद किया और भीतर आकर दीपक की लौ के सामने बैठ गईं। उन्होंने पहली बार खुद से साफ साफ कहा, कभी कभी खून के रिश्ते भी जड़ बन जाते हैं और इंसान को तभी मुक्ति मिलती है जब वह अपराध बोध छोड़कर विदा कहना सीख ले। कमला ने दीपक की लौ को देखा। वह स्थिर थी, बिना डगमगाए, जैसे उनका मन पहली बार स्थिर हुआ हो। रात बाहर फैल रही थी, पर उनके भीतर एक नई सुबह जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी सुबह जहां अब कोई बदबू नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ आजादी, शांति और एक कड़वा पर सच्चा सच था कि जिंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है जब इंसान खुद के लिए जीना सीख ले।